सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सियासी टेस्ट मैच का नतीजा आने को है। 27 जून को सिंध से रवाना होने वाला आज़ादी मार्च अपनी मंजिल इस्लामाबाद के करीब पहुंच चुका है। एक तो ये जून से ही काम शुरू हो गया था, लेकिन अब 27 अक्टूबर से इन्होंने कराची से शुरू किया। बहरहाल इस्लामाबाद के करीब अब ये पहुंच चुका है। अब जलसा होगा, धरना होगा या कुछ और। मौलाना फजलुर रहमान लगाएंगे पूरा जोर, क्योंकि सूरत हाल पल पल में तब्दील हो रही है। आज होने वाली पेशरफ्त मौलाना फजलुर रहमान के लिए बड़ी मायूस कुन रही। तेज गाम साने की वजह से नून लीग की मरियम औरंगजेब ने अचानक जलसा मंसूख करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद में JUI बल्कि मौलाना फजलुर रहमान ने इन अल्फाज में तरदीद की कि एहतजाज हमारा है, फैसला भी हम करेंगे। बाद में JUI रहनुमा अकरम दुरानी का बयान आ गया कि मौलाना शायद आज इस्लामाबाद ना पहुंच सके। उनके इस बयान से लगा कि नून लीग का जलसा मंसूखी का ऐलान बिल्कुल दुरुस्त था। इसी असना में ANP के असफंदियार वली इस्लामाबाद पहुंचे, तकरीर करके अपनी हाजिरी लगाई और खुदा हाफिज कह गए। फिर मौलाना फजलुर रहमान का इंटरव्यू सामने आ गया। ये इस्तीफे के लिए 2 से 3 दिन देंगे, ऐसा ना हुआ तो इस्तीफा लड़ कर लेंगे, फिर भी हुकूमत रुखसत ना हुई तो पूरे मुल्क में अफरा तफरी होगी। ये खुल्लम खुला धमकियां अपोजिशन से मायूसी का इजहार है या जंग का ऐलान? और क्या इन धमकियों पर इमरान खान इस्तीफा दे देंगे? सवाल यह भी है कि फिर महाज आराई की यह सियासत क्या सूरत इख्तियार करेगी? गेम ओवर है या पिक्चर अभी बाकी है? इसी पर बात करेंगे असद खरल साहब से, जिनकी एक और पेशगोई आज दुरुस्त साबित हो गई कि 31 नहीं, अब तो तारीख और आगे चली गई। इस पर भी बात करेंगे। बाबर डोगर साहब से बात करेंगे, ख़ास तौर पर मरियम औरंगजेब साहिबा के बयान के बाद अब क्या होगा नून लीग का मुस्तकबिल, क्योंकि मरियम साहिबा के हवाले से, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से कल एक अहम फैसला आने वाला है। ज़मानत रिहाई उनकी होगी नहीं होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले आज की रिपोर्ट। तो असद खरल साहब, आपकी एक और पेशगोई, आपने कहा था जी 31 को कुछ नहीं होने वाला, तो अभी तक तो मौलाना साहब ही नहीं पहुंचे, ये तो मामला आगे हो गया। लेकिन मौलाना साहब तो कह रहे हैं कि मार्च भी है, जलसा भी है, धरना भी है, सब कुछ है। सब कुछ में तो वो मनसूखी भी आ गई। ये क्या है जो हो रहा है? ये कंफ्यूजन क्या है? आप दूर करें, क्या हुआ है? देखिए, कंफ्यूजन मैंने तो नहीं फैलाई। नो लीग और पीपल्स पार्टी ने जिस तरह मौलाना साहब के साथ सलूक किया, और आज देखें मरियम औरंगजेब साहिबा नून लीग की तर्जमान है, मरकज़ी लीडर है, उन्होंने कह दिया कि नून लीग ने ये पोस्टपोन कर दिया है जो ट्रेन का जो हादसा हुआ, जो एक सान्या हुआ, उसकी बेस पे, जिसमें 74 कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो गई और कितने लोग ये अपाज हो गए और ज़ख्मी हुए, जिस तरह आग का निशाना बनी। तो उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब को जवाब देना पड़ा कि वो मरियम औरंगजेब साहिबा कौन होती है कि हमारी जो आज़ादी मार्च के फ़ैसले करने वाली। तो मामला ये है कि असफंदियार वली साहब का जो है वो क्लिप भी अभी लीक हुआ है, जो पश्तो में कह रहे हैं मियाँ इफ्तिखार को साथ कि ये किस गलाजत में मुझे तुम ले आए हो यार, और क्या? ये किस गलाजत में मुझे तुम ले आए हो, यानी वो माइक पे जलसे को गलाजत कह रहे हैं वो। अब मैं नहीं कह रहा, ये असफंदियार वली साहब कह रहे हैं। मियाँ इफ्तिखार साहब उनके साथ बैठे हैं और मौलाना साहब का इंतज़ार कर रहे हैं, और उस दौरान उन्होंने कहा कि यार तुम ये कहाँ किस गलाजत में मुझे ले आए हो। मौलाना साहब जिसको अल्लाह की राह कह रहे हैं, वो जिसको जहाद मुकद्दस कह रहे हैं और कह रहे हैं गुनाह कबीरा इससे जाना, उसको गलाजत कह रहे हैं असफंदियार वली। मैं कह रहा हूँ आप दोबारा, ये क्लिप है, नहीं आप सही कह रहे हैं, वायरल है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। एक तो ये चीज़ होगी, उन्होंने कहा जी हमने तो आना था, हम तो आगे चले गए। अब मामला ये है कि वहाँ पे मियाँ इफ्तिखार साहब उनको बल्कि कह रहे हैं कि जनाब वो बिलावल साहब भी आ रहे हैं, उनको बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उठने लगे थे। उन्होंने कहा कि ये क्या तमाशा है? मामला ये है नहीं आ रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बच्चों की तरफ जिद करनी शुरू कर दी है। ये भी तो वजह हो सकती है। असफंदियार वली साहब कह रहे हो कि मौलाना खुद नहीं आए तो मुझे क्यों बुला लिया है, वो नहीं आए। यही मसला कह रहा है। कर दूं सर, गालियां दी मौलाना ने, गंदी खलीज गालियां भी दी हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। वो जब लाहौर में वो फोन करते हैं नून लीग लीडरशिप को और वो आते नहीं रहे, फोन नहीं उठाया उन्होंने। देखिए आज हाफिज हुसैन अहमद को देख रहा था कि प्रोग्राम पे बैठे, उन्होंने बाकायदा नून लीग के भी साथ रहनुमा थे मियां जवेल लतीफ साहब, उनका मैं एहतजाज कर रहा हूँ नून लीग के खिलाफ।
कि जो उन्होंने रवैया किया है, मैं बकायदा उनके खिलाफ एहतजाज अपना रिकॉर्ड करा रहा हूँ ओए होए कि कोई बंदा नहीं हमारे साथ आया, पीपल्स पार्टी में कोई बंदा नहीं हमें मिला, हमें किसी ने कोई लिफ्ट नहीं कराई। मौलाना साहब अब नर्व्स का इम्तहान ले रहे हैं हुकूमत का। अब बात सुने उसामा साहब, हुकूमत का नाम हाँ था? जी, उनको तो बिल्कुल। अपनी पड़ी है, सुन मौलाना ले, साहब सुन हाथ ले, हो गया, सुन ले, वो अपने लोग चाहते हैं- छोड़कर भाग गए हैं, दगा कर गए हैं। वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से हुकूमत अब बैकआउट करे। हुकूमत बड़ी समझदार है, उन्होंने जिस तरीके से कार्ड मौलाना साहब ने अपने सीने के साथ अगर लगा के रखे हैं, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग उनसे वो कार्ड शो नहीं करवा सकी, हुकूमत और हुकूमती इदारे शो नहीं करवा सके, हुकूमत ने एक काम बड़ा जबरदस्त किया है। आज मौलाना साहब ने अनोखा लाडला उन्होंने जिद कर दी कि जी हम फैजाबाद चौक की तरफ से आएंगे, और वहां से जब हमारे बाकी जो कारवान है वो आएंगे और फैजाबाद और पिशावर मोड़ की जानब से हम इकट्ठे दाखिल होंगे कश्मीर कोई हाईवे पे हंगामा जाएंगे। राई होगा, तोड़ फोड़ अच्छा हो गया। तो हुकूमत ने कहा बिल्कुल ठीक है जनाब। अच्छा, हुकूमत ये बात ने- भी मान ली? हाँ, हुकूमत ने मान ली बात। उन्होंने कहा जी आपने जो रूट तब्दील किया है, जो आप चीजें डिमांड कर दी है नई, है तो हमारे लिए मुश्किल, क्योंकि हमें सिक्योरिटी के इंतजाम करने बिल्कुल, हैं, सब नए कुछ सिरे बदलना से पड़ेगा, रूट, लोगों को डायवर्शन परेशानी। लगानी है, रूट्स लगाने हैं, लोगों का अरेंजमेंट करना है, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हामी भर ली। एक बार अच्छा, मौलाना खैर साहब ने 31 के बाद कहा मैं जुमे के बाद यानी 1 नवंबर को, जी। नवंबर में दाखिल हो गए, जी, जी। जुमे के बाद मैं करूंगा। हुकूमत ने कहा ताकि ये जुम्मे भी के लिए ठीक भी है। लोगों को जरा- अच्छा, अगली बात अब उसामा साहब जो हो खैर रही साहब, है, मैं चाह रहा हूँ दो दफा बात हो जाए, बड़ा ये अहम मौजू है, इसलिए बाबर डोगर साहब ये बताएं, ये एक बात कि ये मौलाना साहब के साथ हाथ हो गया, धोखा दिया गया है, फ्रेब दिया गया है, मौलाना साहब अब जो बयानात दे रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन है, मायूसी है, ये क्या रीजन है? क्योंकि मैंने देखा कि ये तो तारीख में इतनी फैसिलिटेट कभी किसी हुकूमत ने नहीं किया किसी धरने को। यानी 2014 में आप देख लें, अभी तारुल कादरी साहब ने ऐलान किया तो मॉल्टोन में सानिया हो गया, 14 लोग वहां जाँ बाक हो गए। उसके बाद कंटेनर पे कंटेनर थे, लोगों की पकड़ दकड़ थी। इमरान खान साहब, फिर जब पनामा का हुआ 2016 में 31 अक्टूबर को ही, तो उनको घर से नहीं निकलने दिया गया इमरान खान साहब को। तो उस दौर में तो ये होता रहा। आज तो सब रास्ते खुले थे, फिर भी अपने लोगों ने हाथ कर दिया मौलाना के साथ। देखिए उसामा साहब, जहाँ तक शहबाज शरीफ की बात है, जो मरीम औरंगजेब से आज मेरी बात हुई है, मरीम औरंगजेब ने जो प्रेस रिलीज जारी की है वो ये कहती हैं कि मैंने आपकी खुद बात हुई है मरीम उन्होंने औरंगजेब साहब उन्होंने से। मुझे कहा कि जी मरीम औरंगजेब ने ये कहा है कि मैंने जो प्रेस रिलीज जारी की है वो मैंने एहसन इकबाल के कहने पर की है। चलो जी, एहसन इकबाल साहब ने जो मुझे प्रेस रिलीज भेजी वो मैंने दे दी। एहसन इकबाल को जो प्रेस रिलीज भेजी है वो शहबाज शरीफ ने भेजी है। शहबाज शरीफ साहब ने एहसन इकबाल को कहा है, देखिए मरियम ने मुझे कहा कि इस प्रेस रिलीज में मेरा तो नाम ही कोई नहीं है, ये प्रेस रिलीज है सेक्रेटरी जनरल PMLN जो कि एहसन इकबाल है, स्टार्ट ही वहाँ से हो रही है। ठीक। और एहसन इकबाल साहब को ये प्रेस रिलीज भेजी है शहबाज शरीफ साहब ने। शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के सदर हैं। अगर मौलाना लाहौर में आते हैं और लाहौर से गुजर जाते हैं, ना शहबाज शरीफ उनसे मिलते हैं, ना नवाज शरीफ से उनको मिलने देते हैं, ना PMLN उनका इस्तकबाल करती है, ना आज़ादी चौक में PMLN का बंदा उनके साथ कोई खड़ा होता है। जिस तरह से अभी इन्होंने बात की कि जावेद लतीफ़ साहब जो है वो शहूपुरा से उनका ताल्लुक है, वहीं से वो MNA है, और मौलाना का वो इस्तकबाल करते हैं रहीम यार खान जाके। आप देखिए कि उनको पता था कि लाहौर में शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना को लिफ्ट नहीं करवानी। नून लीग वाज़े तौर पर दो हिस्सों में बढ़ चुकी हुई है। एक हिस्सा जो है वो शहबाज शरीफ के कंट्रोल में है, जो कि मैक्सिमम एफर्ट कर रहे हैं कि कोई ना कोई शरारत तो की सर जाए। दूसरा हिस्सा कहाँ गया जो कहता था कि हर सूरत जाना है, हमसे गलती हो गई, हमने उसी वक्त इस्तीफे दे देने सर, चाहिए थे, हर सूरत वहां साथ पहुंचेंगे। वो जो हिस्सा है वो ट्राई कर रहा है। जैसे परवेज रशीद जो है उन्होंने रावलपिंडी में मौलाना का इस्तकबाल किया। उसके बाद खुरम दस्तगीर, आप देखिए कि लाहौर 1 करोड़ की आबादी का शहर है, वहाँ पर मौलाना को किसी ने मुँह नहीं लगाया, लिफ्ट ही नहीं करवाई। और गुजरांवाला में उनका इस्तकबाल किया गया, खुरम दस्तगीर ने किया, जो कि अभी भी नवाज ग्रुप के साथ लॉयल हैं। तो पार्टी में एक तरफ शहबाज और एक तरफ नवाज ग्रुप, ये दोनों क्लियरली नजर आ रहे हैं। एक चीज, दूसरी चीज, आप अभी तक तो नवाज ग्रुप कहीं नजर नहीं आ रहा, शहबाज ग्रुप भी प्रवेल कर रहा है। डॉक्टर सर, साहब वो जो बहुत हालात ज्यादा- वाकई बहुत है, ज्यादा- वो तो इस चीज की गवाही दे रहे हैं। बहुत ज्यादा प्रवेल कर रहा है। मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, लेकिन जहां तक जितने जो का वो नवाज ग्रुप है वो उतनी जो की एफर्ट्स कर रहा है। दूसरी बात उसामा साहब, ये कोई अवामी धरना नहीं है, ये कोई अवामी मार्च नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं, मौलाना सिंध से जितने लोग लेके आए थे अपने साथ मदरसों के, या उनके जो स्टूडेंट्स थे, या उनकी जो पार्टी के मेंबर थे,
पूरे पंजाब की आबादी 11 करोड़ है, जो कि पाकिस्तान की आधी आबादी है, पाकिस्तान का हाफ है। सही। आप रहीम यार खान से लेकर रावलपिंडी तक गिन लें कि मौलाना के साथ कोई एक बंदा किसी एक शहर से मौलाना को ज्वाइन किया हो। सर उनका वोट बैंक भी तो नहीं है यहाँ पर, ये सर, तो पीपल्स सर, पार्टी नून लीग धोखा कर गई उनके हाँ, साथ। तो मुझे एक बात बताएं, आपको जनूबी पंजाब से आपको पता है कि टोटल कितने बंदे हैं जो इनके इस आजादी मार्च के साथ हैं? वहां काफी मदारिस हैं, 1500 लोग, पूरा जनूबी पंजाब, पूरा जनूबी पंजाब साहब एक एक मदरसे में 1500 हैं बच्चे। पूरा जनूबी पंजाब जिसकी आबादी 4.5 करोड़ है, वहां से 1500 लोगों ने ज्वाइन किया मौलाना साहब को। ये मैं आपको पूरी उनकी अपनी रिपोर्ट है। 10,000 बंदा मौलाना वासिल लेके आए हैं, कोई 20-25 हज़ार बंदा जो था वो मौलाना सिंध से लेके आए हैं, और वही बंदा इसका और लाहौर से मौलाना यहाँ से गुजर के गया। मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर ट्रेडर्स की हड़ताल थी, डॉक्टर्स की हड़ताल थी, हुकूमत के खिलाफ वो नारे लगा रहे हैं। बिल्कुल। कितने लोगों ने मौलाना के साथ इज़हार यकजहती किया? नून लीग के कितने लोग मौलाना के पास गए? गुजरावाला से कितने लोग मौलाना के पास गए? तो पंजाब तो वो पूरा गुजर गए। पंजाब में से किसी ने उनको मुंह नहीं लगाया, लिखा जाता रहा, टीवी पर सोशल मीडिया पर चलाया गया, कॉलम लिखे गए कि मौलाना आ रहे हैं और खौफ और पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसे नहीं हुकूमत डर रही, एक बहुत बड़ा सैलाब आ रहा है, मौलाना हिला के रख देंगे, ये तारीखी होगा। ये बहुत से साफियों ने लिखा और बहुत से लोगों ने कहा कि बहुत से नहीं, चंद एक साफी जो बहुत ख्वाब सुहाने सुझा के बैठे हुए थे। मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब की इजाजत से, मामला ये है कि मौलाना साहब अब कल क्या करने जा रहे हैं। बात इंपॉर्टेंट ये है कि कल मौलाना साहब क्या करने जा रहे हैं। बताएं जी। पहली बात तो ये है कि मौलाना साहब जुमे के बाद खिताब करेंगे। मौलाना साहब 2-3 दिन तक वहां बैठेंगे, डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस, हालात के मुताबिक मैक्सिमम 2 या 3 दिन तक वो बैठेंगे। हालात देखेंगे, 1 दिन के बाद भी जा सकते हैं, 2 दिन के बाद भी जा सकते हैं, और 6 दिन के बाद जा सकते हैं। मैक्सिमम 6 दिन है। डोगर साहब की बात भी मैं उससे, वो तो इमरान खान साहब ने कह दिया था कि 7 दिन से ज्यादा नहीं होगा। अब मामला क्या है, वो कहते हैं 3 दिन हम इंतजार करेंगे कि इमरान खान साहब इस्तीफा दें, कैबिनेट इस्तीफा दे, और नए इलेक्शन अनाउंस किए जाए। मासूम ख्वाहिशें हैं। और 3 दिन बाद अगर नहीं करेगी गवर्नमेंट तो हम लड़ के इस्तीफा ले लेंगे। मुझे ये बता दें उसामा साहब, ये तो एक बच्चों की तरह जिद करने वाली बात है। एक दो साथ एक और चीज, वो कादरी साहब वाला रिपीट करना चाहते हैं। मैं उस पर आता हूं, जल्दी से बात करें, मुझे एक बहुत जरूरी सवाल है मेरा। गवर्नमेंट ने 6 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी जेलें खाली करवा दी हैं। आज ऑर्डर पहुंचा दिए गए हैं कि इन डिस्ट्रिक्ट की जेलों को बिल्कुल खाली कर दिया जाए, यहाँ के जो कैदी हैं उनको दूसरी जेलों में ट्रांसफ़र किया जाए। अटक, रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल, गुजरात और सियालकोट। ब्रेकिंग न्यूज है, ये 6 डिस्ट्रिक्ट को आज मैसेज पहुंचाया गया कि इनके जो कैदी हैं उनको कहीं और शिफ्ट किया जाए और इन जेलों को में जगह और गुंजाइश पैदा की जाए कि अगर मौलाना कोई शरारत करते हैं और अगर मौलाना के गवर्नमेंट को इनके बंदों को अरेस्ट करना पड़ता है तो उनको डिटेन करने के लिए जेलों में जगह हो और जेलें खाली पड़ी। मैं कर्ज करूं, ये खबर आज की है। और दूसरी जो खबर है कि बिलावल भुट्टो जो थे, आज जब शहबाज शरीफ ने ये सारा ड्रामा किया तो बिलावल भुट्टो तो आज जा रहे थे, उन्होंने आज कहा कि मैं जाके उस जलसे से खिताब करूंगा। तो फिर बाद में जब उनको पता चला कि आज तो जलसा ही नहीं है और मौलाना ने कल का ऐलान कर दिया है, तो उन्होंने फिर कहा कि जी कल तो मेरा उनका 4 बजे जलसा है रहीम यार खान में, तो उन्होंने कल का एक्सक्यूज कर लिया कि जी मुझे तो बताया नहीं गया, मुझे तो कुछ। फिर मौलाना ने उनको फोन किया है। अब लेटेस्ट इतला ये है कि बिलावल ने कहा कि अगर 1 से 2 बजे के दरमियान जलसा हो गया तो मैं आऊंगा, अगर 1 से 2 बजे जलसा होगा तो मैं करके तो मैं रहीम यार खान ये बड़ा सहारा हो जाएगा मौलाना साहब को। लेकिन जो आपने बातें की हैं कि जेल खाली करवाए गए हैं और खरल साहब भी इस तरह के इशारे दे रहे हैं कि ऐसा आप कुछ सोच सकते हैं, लेकिन मैं चंद चीज़ों के हवाले देना चाहता हूं आपको। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है, दहशतगर्दी की उसमें तशरीह कर दी गई है और पार्लियामेंट से भी कहा गया है इसको मजीद वाज़ेह किया जाए। उसमें कहा गया है कि मनसूबाबंदी के तहत अगर कोई शख्स सियासी, नजरियाती, मजहबी अपने मकासद के लिए खौफ व हिरास फैलाता है, लोगों में अमलाक को नुकसान पहुंचाता है, सिक्योरिटी एजेंसी पर हमले करता है, ताजरों को नुकसान पहुंचाता है, खौफ व हिरास फैलाता है, तो वह दहशतगर्दी के जुमरे में आ गया। अब ये 7 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का कह गया है। पहले पेशावर हाई कोर्ट इस बारे में कह चुका है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट आ गई है कि अमन अमान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, इनको इजाजत दी गई, फिर एग्रीमेंट भी मौजूद है।
काजी फाइजा साहब की जजमेंट का हवाला खरल साहब देखे, तो 5 चीजें ऐसी हैं जिन्होंने मेरे ख्याल से मौलाना फजल रहमान साहब को बांध दिया है जेलें खाली करने का। आप कह रहे हैं तो दहशतगर्दी के पर्चे हो जाएंगे, डेफिनेशन उसकी मौजूद है। एक पत्ता भी इस्लामाबाद का अगर हिलाया गया, उसको तोड़ा गया, तो ये तो दहशतगर्दी के पर्चे होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बात कर दिया है। पूरे पाकिस्तान में सर, पुलिस ने अगली रोका, कोई रुकावट पैदा की नहीं। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक मुआहदा साइन किया है, जी। उसके बावजूद वो फिर गए, हुकूमत ने एक दफा उनको मौका दिया है। जी। वेन्यू चेंज करने के वाले से, रूट चेंज करने के वाले से 31 को खत्म करना था, वो चेंज करके तैयारी हर तरह की है। नवंबर तक चलेगा। बाबर साहब आपको इस पर पॉइंट देना चाह रहे हैं। इसके सब चीज़ों के बावजूद मौलाना पूरी कोशिश करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में लें। मौलाना पूरी कोशिश करेंगे इस्लामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो, वो पूरी कोशिश करेंगे कि शर अंगेजी वहां पर हो, चाहे वो पूरी कोशिश करेंगे। जजमेंट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, उसामा साहब, चलें ठीक है, वो केपी के और बलोचिस्तान से जिस तरह बंदों को जिस तरह से वो नारे लगा लगा कर इश्तियाल अंगेजी फैला फैला कर उनको यहाँ पर लेके आए हैं, आपका क्या ख्याल है कोई ड्रामा किए बगैर वो वापस चले जाएंगे? फिर देखते हैं क्या क्या आपका ख्याल है वो यहाँ पर 3 दिन यहाँ पर चलें जी, अल्लाह उनको करे ना देखो हो, से अल्लाह करे ना हो। बिरयानी जो खाली के लिए कराई लेके गई आए है, हैं। वो खैर के लिए तो नहीं कराई गई। सर, अगर वो शर भी फैलाएंगे आए हैं सर बीच तो में। हुकूमत की पेशेंस दिहाड़ी पूरी पर दुनिया मजदूर भी देख हैं रही है। बेचारे। उसामा साहब, अच्छा। हुकूमत की सर, पेशेंस अगली आपने खबर। देख ली। अगर वो शर पसंदी करेंगे, मुआहदे की खिलाफ वर्जी करेंगे, तो फिर हुकूमत डंडा क्या नहीं चलाएगी। अच्छा जी, अगली हुकूमत खबर। आराम से नहीं बैठेगी, फिर कानून हरकत में अगली आएगा। खबर। और मौलाना साहब मेरा नहीं ख्याल कि बड़े अच्छा, समझदार हैं। कानून की बात कर लेते हैं। इस एक बहुत अहम केस है मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से जमानत की उनकी दरखास्त, उस पर आज फैसला महफूज कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी शुगर मिल का एक केस है, इल्ज़ाम है मनी लॉन्ड्रिंग का, आमदन से ज़्यादा सासों का, और इसी हवाले से अब कल फैसला आ जाना है। लेकिन इसमें एक बड़ी अहम चीज़ ये हुई है कि हुकूमत की तरफ से बयान आ गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नहीं है, यानी अब अगर वो जमानत पर रिहा है 8 हफ्तों के लिए, तो इसका मतलब मुल्क से बाहर जा सकते हैं। तो क्या मरीम साहिबा की जमानत पर रिहाई का इंतजार है? खरल साहब, क्या हो रहा है? देखिए, आज केस के अंदर बहस हुई है। नैब के वकील ने आज बहस की, कल मरीम साहिबा के वकील ने बहस की थी। आज बहस मुकम्मल होगी और फैसला महफूज कर लिया गया है और कल फैसला सुनाया जाएगा। 2 रुकनी बेंच, जो डिवीज़न बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का। अच्छा। मरीम साहिबा के जो यूसुफ अब्बास साहब हैं, $84 लाख दुबई से उनको भिजवाए गए हैं, जबकि उनका दुबई में कोई कारोबार नहीं है। यानी ये पैसा शरीफ फैमिली का ही था जो उधर से आया। फिर मरीम साहिबा को जिस तरह करोड़ों रुपए आए और चौधरी शुगर मिल की मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा उसी मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से शमीम शुगर मिल जो है वहां पे वो पैसा शिफ्ट किया गया, और जिस तरह गैर मुल्कियों से तोहफे तहफों के नाम पे करोड़ों रुपए। अब मरीम साहिबा का केस जो है उसका फैसला हो गया महफूज। आपने जो बात की है बड़ी अहम बात है। आज ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब का बयान जो आपने मेंशन किया है, जी, अगर ये बात है कि उनका नाम ईसीएल में नहीं है जी, और मरियम साहिबा को कल जमानत अगर मिल जाती है, जी, वो तो जो मैं आपको फिर खबर दे रहा हूँ, जी, नवाज शरीफ साहब इन 8 हफ्तों के दौरान बैरून मुल्क चले जाएंगे और मरियम समेत चले जाएंगे। बाबर डोगर साहब, मतलब एक तो तस्दीक कर लें कि फैसला कल नहीं आ रहा, फैसला पीर वाले दिन 4 तारीख को आ रहा है। अच्छा, ठीक है। तो अभी उसमें 3 दिन है, यानी वर्किंग डे पर आएगा। जी, वर्किंग डे पर आएगा। एक चीज़, दूसरी चीज़ जो है वो मैं बड़ा हैरत आज जो उन्होंने बयान दिया है इंटीरियर मिनिस्टर ने कि जी उनका नाम ईसीएल पर नहीं है। तो जिस प्रोसीडिंग जब नवाज शरीफ का बेल का केस लगा हुआ था तो मैं भी वहां पर मौजूद था, मैंने सारी प्रोसीडिंग। सर, खबरें ये ईसीएल में है ना। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने टाइम मांगा कि मुझे 10 मिनट दिए जाए, मैं फेडरल गवर्नमेंट से आपको पता करके बताता हूं कि उनका नाम ईसीएल पर है या नहीं है। 10 मिनट के लिए कोर्ट प्रोसीडिंग एडजर्न की गई। 10 मिनट के बाद उन्होंने कोर्ट को बताया कि इन दोनों के नाम ईसीएल पर है। और ये सिर्फ 5 दिन पहले की बात है। आपने खुद सुना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बात की थी कि अगर हम इनको बेल भी दे देते हैं तो वफाकी हुकूमत ईसीएल में नाम, तो उसका मतलब वहां से रजू करना पड़ेगा। इसका मसला ये है अगर तो ईसीएल में अगर ब्रीक काम डाल दिया गया है, अगर तो ये इसको कहते हैं ब्रीक काम, इसको कहते हैं ब्रीक काम। अगर उनका नाम अब ईसीएल से निकाल दिया गया क्योंकि किसी के पास कैसे साहब वो कैबिनेट निकालेगी, तो आप वो तो कैबिनेट की तो कोई ऐसी खबर ही नहीं है मुझे। अगर वो स्लिप ऑफ टंग नहीं है और वजीर दाखिला जो बात कह रहे हैं, टोटल कंफ्यूजन है, टोटल कंफ्यूजन है।
इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं कि उनका नाम ईसीएल में नहीं है। जी जी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि उनका नाम ईसीएल में किसकी है। बात माने? कोर्ट उनको कह रही है 10 मिनट में वेरीफाई करें। वो पूरे वेरिफिकेशन के बाद कोर्ट को, लाहौर हाई कोर्ट को कह रहे हैं कि ईसीएल में है। अब मुझे नहीं पता कि किसको माना जाए, कौन ठीक कह रहा है, कौन गलत कह मैं रहा तो है। आपको खबर ये मेरा- दे मेरा- रहा हूं मेरा कि ख्याल- अगर उनका नाम ईसीएल से निकल चुका है तो फिर पुरस्कार दोनों तौर सर, मेरा पर ख्याल है, सिस्टम में एरर ये आ भी गया तो हो है, सकता है, हर तरह की गलती से गुंजाइश- निकल गया है, या साहब- ब्रिगेडियर साहब ने गलती से कह दिया, फिर तो नहीं मैं स्लिप ऑफ कहता। टंग है, बुजुर्ग और हैं, हो सकता है, मगर अगर उनका नाम ईसीएल से नहीं है तो फिर नवाज शरीफ साहब बाहर चले जाएंगे। मैं आपको लेकिन खबर लेकिन दे रहा हूं। सर मेरा सर ख्याल है, साहब हर तरह की और गुंजाइश खैर की जा रही है। नहीं बाबा साहब, एक मिनट, एक सवाल मुझे सब बता सर, दें। अगर नहीं है, मैं इफ कह रहा हूं। जल्दी से, बहुत टाइम नहीं, ब्रेक का टाइम हो रहा है, बात ब्रेक नहीं है का सर। टाइम अभी हो रहा है। कोर्ट ने बेल मंजूर करनी है। नैब का केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। 8 हफ्ते तक अच्छा, नहीं, नहीं, आजाद है। एक मिनट बाबर सर, साहब, एक मरियम- आजाद है। मरियम की 8 बेल हफ्ते पे के हुई। बाद सर केस मरियम बात की बेल नवाज नहीं साहब हुई। मेरी बात हो सुनिए, रही है, मेरी बात मरियम सुनिए, साहब मेरी की बात सेकंड बात है। सर गुजारिश, मैं तो नवाज शरीफ साहब मरियम की के बात बगैर को नहीं वो बात- जाते। सर, ये मैं गुजारिश तो आपको सुन लिख लेना। के दे देता हाँ, हूँ। मरियम ये के मुझसे आप बगैर- साइन करवा लें अच्छा, कि मरियम के बगैर वो बाहर नहीं तो अगर जाते। सर, मरियम आ साहब जाएगा की ना। बेल हो जाती है तो नवाज शरीफ सर, साहब का नाम नैब अगर का नहीं बड़ा सीएल में बड़ा स्ट्रॉन्ग केस तो मरियम साहब का भी नहीं हो ट्रांजैक्शन सकता। हुई हुई है। बाबर साहब, मैं भी मरियम strong- साहब का ना मेरी हो। बात सुने, स्ट्रॉन्ग केस होगा, फैसला तो करना है अदालत अदालत ने मेरिट बिल्कुल पे ठीक है। करना है सर, हाँ, मैंने नहीं और करना। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, हम तो कुछ नहीं कर सकते उस पर, अदालत जो फैसला करेगी बिल्कुल हमें मंजूर होगा। लेकिन जो आर्गुमेंट्स दिए गए हैं उसमें तो अमजद परेज साहब एडवोकेट, आपको पता है कि हर केस में शरीफ खानदान के यही पेश हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नैब ने इनकी मौकिला पर यानी मरियम नवाज साहब पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का झूठा इल्जाम लगाया, जबकि मरियम नवाज एक खातून है, इस बुनियाद पर भी इनकी जमानत अच्छा, होनी मैं चाहिए। इसके अलावा और भी इंसानी हमदर्दी। मैं इसके अलावा भी आपको बता देता हूँ। उन्होंने इंसानी हमदर्दी की बात की। कोर्ट ने कहा नहीं, मेरिट पे इसका फैसला होगा, मेरिट पे केस को प्लीड करें। अच्छा। उन्होंने कहा जी कि मरियम स्टूडेंट थी, जब उनके दादा जो मियाँ शरीफ साहब थे उन्होंने उनको इस कंपनी का चौधरी शुगर मिल का डायरेक्टर बना दिया था। उस बेचारी को तो पता ही कोई नहीं था। फिर उन्होंने दूसरी बात की कि जी चौधरी शुगर मिल जो थी उसको अब्बास शरीफ देखते थे, मरियम को तो उसका पता ही नहीं था। अब्बास मरे हुए शरीफ। बंदों के अब ऊपर डालते दोनों जाए, उन्होंने जो वरुण नाम भाई लिए वो अब्बास दोनों शरीफ दुनिया में देखिए, नहीं है। अच्छा जी, दादा के मैं ऊपर आपको एक बता डाल दो, देता हूं, खुदा का हम खौफ, मैं ये अपने सवाल मुर्दे खराब उठाऊंगा ना करें, खुदा आज का खौफ है, आज मुर्दे आपने खराब देखिए। ना अच्छा करें। सुन ले सर, ब्रेक का वक्त हो गया। असद खरल साहब बाबर डॉक्टर साहब के दौरान शदीद बहस हो गई है, हम ब्रेक लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कौन सही साबित होता है। खरल साहब ने कह दिया कि अगर जमानत के हक में फैसला जमानत मिल जाती है और ईसीएल में नाम नहीं है तो फिर दोनों बाप बेटी चले जाएंगे। बाबर साहब कह रहे हैं कि सब इतना आसान नहीं है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब पता चला। अब पता चला। अफसोसनाक खबरें आई हैं दो, उसके हवाले से हम आपको बता दें। जो एहतजाजी मार्च चल रहा था उसमें 4 अफराद पुल से गिर गए, जिनमें से 2 अफराद दम तोड़ गए अस्पताल में, 2 ज़ेर इलाज है, उनकी हालत भी तशवीशनाक है। एक और ख़बर यह आई है कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये खबरें चल रही हैं मीडिया में, जिनके पास से 2 पिस्तौल बरामद हुए हैं, 50 राउंड गोलियाँ और 5 मैगज़ीन मिले हैं। तो ये खबरें इस एहतजाजी मार्च से आ रही हैं। और जो पहली खबर जिस तरह मैंने बताया बड़ी अफसोसनाक है कि 2 अफराद इसमें जाँ बहक हो गए। एक और बहुत बड़ा सान्या जो हुआ उस पर हमने आगे बात करनी है, जो तेज़गाम सान्या जिसमें 74 अफराद जाँ बहक हो गए। लेकिन उससे पहले, क्योंकि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मरीम नवाज शरीफ साहिबा की और करप्शन की बात हो रही थी, तो चेयरमैन नैब का फिर बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि सक्खर से कुछ शिकायतें थीं और हम इस चीज़ को देख रहे हैं, हम बिल्कुल बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करते हैं, किसी के खिलाफ नहीं है। और 71 अरब रुपया हमने पिछले कुछ अरसे में 23 माह में बदउनवान अफराद से जमा करके 600 रेफरेंसेस थे जी, और उसमें 71 अरब रुपया 71 बिलियन रुपीस हमने कौमी खजाने में जमा कराए हैं। क्या ये कारकर्दगी तसल्ली बख्श है खरल साहब? उसामा साहब, आज मैं सक्खर के हवाले से एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चेयरमैन नैब सक्खर गए क्यों। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सक्खर का दौरा का पसे पर्दा मुहरकात क्या थे। 1902 फ्लैट्स बने सिंध हुकूमत के फंड से 5 अरब रुपए से लागत से, कि जो सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड के रजिस्टर्ड लोग थे, ये उन गरीब लोगों को, मजदूरों को, गरीबों को, मुस्तक लोगों को ये अलाटमेंट उसकी होनी थी। खुर्शीद शाह साहब का तो नाम नहीं है ना। 2 साल बन गए, हाँ। 2 साल उसको बने हुए थे। अब मामला क्या हो रहा था कि पॉलिटिकल अपने लोगों को नवाजने के लिए वो प्रोसेस रोका हुआ था। तो चेयरमैन नैब ने उसमें इंटरवीन किया और आज तकरीबन उसमें से जो लोग हैं 1536 लोगों को आज अलाटमेंट
ट्रांसपेरेंट तरीके से हुई। और फिर उसके बाद जो 276 मकानात की जो लेटर है वो भी एहलकारों के हवाले किए। 9 सालों से मेरिट ग्रांट के लिए 300 मिलियन पड़े थे, शादी ग्रांट के लिए, गरीबों के जो बच्चियां थी उनके लिए, उसमें से एक पैनी खर्च नहीं की गई थी। वो भी उन्होंने कहा कि जो एलोकेटेड फंड है वो भी गरीबों को दिए जाए। अच्छा, तो मामला ये है कि सक्खर के अंदर एक तो अफजल पीचो साहब, उनको बुला लिया गया है, जो साबिक सेक्रेटरी सेहत भी रहे हैं और साबिक सेक्रेटरी एजुकेशन भी रहे हैं सिंध के। ठीक है। 1200,000 मुरब्बा गज जो कश्मीर में, इसके अलावा नवाब शाह के अंदर 3000 के करीब मुख्तलिफ नामों पे जमीन, सरकारी रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। खुर्शीद शाह साहब वहां पे पकड़े हुए। खबर हमने आगे डिस्कस करनी है, मुझे सिर्फ इतना बता दें, ये जो उन्होंने कहा है सक्खर से शिकायतें आ रही हैं, ये ब्यूरो के खिलाफ शिकायतें आ रही हैं या करप्शन की शिकायतें आ रही हैं? सक्खर से 2 किस्म की शिकायतें आई थी, एक तो करप्शन के हवाले से, दूसरा चंद नैब के अफसरान जो थे, जो छोटे लेवल के एहलकार हैं, उन्होंने उनके ऊपर शिकायत थी कि एक तो वो जो शिकायत कुनिंदा थे उनको प्रॉपर टाइम पे बुला के उनको बहुत ज्यादा इंतजार कराया जाता था, सही तरह नंबर इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे थे। दूसरा, बाबर कुछ इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरीज के अंदर उन्होंने इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की, यानी गलत तरीके से उनको, इसलिए वो वहां पर गए। बाबर डोगर साहब मुझे बताया उनको कि क्या लास्ट वार्निंग है। अच्छा, चेयरमैन नैब के हवाले से ये जो बयानात उनके आ जाते हैं, इनसे कोई फर्क पड़ता है? फ़र्क समा साहब, मैं तो ये कहूँगा कि कैबिनेट की तरफ भी एक नज़र डाल लें। सक्खर गए, बहुत अच्छा किया, वहाँ पर जो करप्शन की शिकायत थी उनको दूर किया, बहुत अच्छी बात है। कुछ शिकायत कैबिनेट से भी आ रही हैं, कुछ शिकायत KPK से भी आ रही हैं, तो मुझे नहीं पता कि कब उनका दौरा करेंगे, कब वहाँ पर भी करप्शन की जो दास्तानें हैं उनको देखेंगे। अपोजिशन तो कह रहे हैं जो पहले केसेस हैं वो पहले देखे जाएंगे, 9-9 10-10 साल पुराने ये केसेस हैं। मेरा ख्याल है कि वो कबल मसीह के जो केस हैं उस वक्त के केसेस को फिलहाल देख रहे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री में पता नहीं कब आएंगे, क्योंकि पिछले KPK में पिछले 5 साल में PTI की गवर्नमेंट थी और वो पता नहीं अब उससे कितने पुराने केस हैं जो वो देख रहे हैं। तो कुछ DG खान का भी दौरा कर लें, वहाँ पर भी सुना है कुछ हालात अच्छे नहीं हैं। अच्छा, तो आप फिर आगे वज़ीर आला पंजाब, मैंने नाम ही नहीं लिया, मैं तो DG खान का नाम लिया। सर आप बहुत ही मॉडल बना रहे हैं, आप सीधा ही आते हैं, अरबों रुपए बेचारे CM पे पता नहीं आपसे क्या लड़ाई है। जो शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर के लिए किया वो DG खान अगर DG खान का दौरा करेंगे तो फिर साहिवाल भी जाना पड़ेगा, और साहिवाल क्यों जाना पड़ेगा वो कल हम बताएंगे। आज की सबसे बड़ी खबर जो सानिया है, हर पाकिस्तानी का दिल इतना दुखा है इस पर, और दुख इसलिए भी है कि ये कब तक ये सिलसिला रहेगा। 74 अफराद जहाँ भाग हो गए और कुछ ने तो जाने बचाने के लिए छलांग लगाई थी ट्रेन से, तेज़ गाम इसका नाम था, और ये कराची से रावलपिंडी आ रही थी और 3 बोगियाँ थी जिनमें एक के बाद एक में आग फैल गई। और कहा यह जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आ रहा है कि सिलेंडर का धमाका हुआ और तीनों बोगियों में तबलीगी जमात में जो लोग जा रहे थे वो सवार थे, और ये तीनों बोगियाँ इसलिए बुक की गई थी। अब इसमें जो बहस हो रही है वो ये है कि कसूरवार कौन है। जो लोग सिलेंडर लेकर आए, जो उसमें सवार थे, यानी एक तरह से जो जख्मी हो गए, जाँ बहक हो गए, वो कसूरवार है, या रेलवे का महकमा कसूरवार है, जो वजीर हैं जनाब शेख रशीद साहब वो कसूरवार हैं, ये हुकूमत कसूरवार है? क्योंकि पिछले 1 साल में 80 हादसात हो चुके हैं, 80 हादसात सिर्फ 1 साल में हो चुके हैं, रेलवे हादसात। तो खरल साहब, आप क्या समझते हैं कि इन लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, इनको नहीं लाने चाहिए थे सिलेंडर? इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना बड़ा हादसा। मैं समझता हूँ उसामा साहब, हम यहाँ बैठ के आसानी से बात तो कर लेंगे कि ये 3 सिलेंडर के अंदर जो गए थे, 300 लोग थे, 3 बोगियाँ बुक थी, वहाँ पे एक कुल्ली या एक आम रेलवे के अहलकार उनको रोकता, उसकी जो दुर्गत बननी थी, आप पता है, आपको अंदाजा है इस चीज़ का? अब मामला ये है कि उन लोगों को भी चाहिए था कि आप नहीं, एक सिलेंडर साथ ले जा रहे हैं, लेकिन पुलिस की क्या जिम्मेदारी होती है कि शख्स आ रहा है, जिस तरह कोई मरीज है वो कोई गलत दवाई खा रहा है तो उसको खाने दी जाती है। पुलिस जो है हिफाजत के लिए ही कहीं एक्शन लेती है। तो रेलवे पुलिस क्या कर रही है? वहां पर जो मेटल डिटेक्टर्स लगाए गए होते हैं वो क्या कर रहे हैं? वॉक थ्रू गेट्स क्या कर रहे हैं? क्या इनका सामान नहीं चेक किया जाता? कोई बारूद लेकर कुछ भी चला जाए और वहां पर बहस करना शुरू कर दे कि आप मेरी तलाशी ना लें, तो उनको क्या आप जाने क्या देंगे? यही तबलीगी जमात वाले इतनी तादाद में अगर एयरपोर्ट के जरिए आ रहे होते तो क्या सारी चीजें उनको लेके जानी दी जाती? ये तो रेलवे सर, उस तरह का चेकिंग का निजाम रेलवे का स्टेशन पर है। आगे आ जाए, आगे आ जाए, एयरपोर्ट की मिसाल ना दें, बिल्कुल और तरह से नहीं, आप रेलवे वालों को डिफेंड ना करें। नहीं, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं अमीर लोगों की सवारी है। जंजीरें खींचते रहे हैं, कोई जंजीर काम नहीं कर रही थी वहां पर, कोई ट्रेन को रोकने के लिए कोई जंजीर काम नहीं कर रही थी।
सर ना वहां पर ट्रेन के अंदर आग बुझाने वाले आलात नहीं थे, वो भी तबलीगी जमात पे आप डाल देंगे कि वो भी उनका कसूर है। शेख साहब जो है उनको सारी दुनिया की चीजें तो नजर आ रही है, सिर्फ रेलवे नजर नहीं आ रही, जो रेलवे के हालात है वो नजर नहीं आ रहे कि तेज गाम है और उसके अंदर ना आपके पास आग बुझाने के हालात हैं, ना आपकी वहाँ पर जंजीरें लगी हुई हैं, और चेन जो है वो ब्रेक जो इमरजेंसी ब्रेक के लिए चेन होती है ना वो लगी है, लोगों ने खींची, उन्होंने काम नहीं किया। तो ये आपने रेलवे का सिस्टम दिया हुआ है कि अगर इमरजेंसी आग लग जाए, खुदा ना खास्ता आग लग जाए, तो वहाँ पर है ही कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आग को बुझाया जा सके, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे फौरी तौर पर ट्रेन को रोका जा सके। इसकी जिम्मेदारी किस पर आती है? फिर शेख साहब ने बड़ी जल्दी सबसे पहले खुद ही स्टेटमेंट दे दी कि जनाब ये स्टोव की वजह से लगी है, सिलेंडर फट गया है और उसकी वजह से लगी है, तो लिहाजा उसको मान लिया गया। इस पर JIT बननी चाहिए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि जनाब इसकी और क्या वजूहत है। कुछ एक ऐसे एनी शाहिदीन हैं जिनका कहना है कि जनाब ये सिलेंडर की वजह से नहीं लगी, वो ये कह रहे हैं कि जनाब उसका जो फैन था वो नीचे गिरा है, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है जो पूरी ट्रेन में फैली है। तो डिफरेंट स्टोरी सामने आ रही हैं। मैं इमरान खान से रिक्वेस्ट करूंगा, खान साहब मैं ये नहीं कहता कि शेख साहब रिजाइन कर दें, मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, JIT एक बननी चाहिए, JIT की रिपोर्ट आनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि इसकी वजह क्या है। ये पाकिस्तान में JITs कितनी बनी है और आज तक किस JIT ने कोई नतीजा निकाला है और उसके बाद क्या हुआ है? ये तो यह है जो बंदा आपने छोड़ना है या कोई कारपेट के अंदर जो 74 लोग चले गए क्या वो वापस आ जाएंगे? डोगर साहब कुछ ना करें सर, अदालतें भी बंद कर दें, अदालतें भी उनके समझा बंद कर दें, क्योंकि जो मर गया उसने वापस तो नहीं आना। ये कत्लों के केसेस क्यों करते हैं? क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट प्रोब होना चाहिए ताकि इन फ्यूचर कम अज कम इस तरह जो लोग हैं मासूम जो जाने हैं, जो लोग बेगुनाह इस तरह ना मारे जाएं। अगर उसमें किसी पे जिम्मेदारी आती है और अगर ये साबित होता है कि रेलवे की नाअहली है, तो फिर किसी को सजा नहीं मिलनी चाहिए। एक मिनट बाबर साहब, किसी को कैसे किरदार तक नहीं पहुंचाना चाहिए। समझ नहीं, देखिए आपने जितने भी सिनेरियोज बताए सबके लिए एक ही तराजू होना चाहिए। मुझे बताएं, जितने भी आपने सिनेरियोज बताए हैं, किसी एक में भी रेलवे को बरीजुमा नहीं किया जा सकता। अगर ये लोग जबरदस्ती ले आए सिलेंडर्स, तो इनको रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? अगर वहां पर चेन खींचने पर भी वो काम नहीं करी, टेक्निकल फॉल्ट था, तो किसकी जिम्मेदारी थी? वहां अगर आग बुझाने का आला नहीं है तो किसकी जिम्मेदारी थी? शॉर्टकट तब किसकी जिम्मेदारी थी? किसी भी सूरत में आप ये कह सकते हैं कि लोगों को भी ख्याल करना चाहिए था, लेकिन ये सब देखना तो रेलवे की जिम्मेदारी है। हालात ये हैं कि शेर साहब ने कहा जी मैंने अपनी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को जमा करवा दी है और उसमें मैंने फैक्ट बता दी है। शेख साहब मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन करके अपनी रिपोर्ट खुद ही प्राइम मिनिस्टर को दे दी है और उसकी बुनियाद पर फैसला होगा। अच्छा, क्या अल्लाह ना करे कि इस तरह का कभी, लेकिन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। मगर इससे पहले सर 11 जुलाई को 2019 की बात है, 11 अफराद जाँ बाक हो गए थे जब ट्रेन और मालगाड़ी में तसादुम हुआ था। तो ये क्या एक हादसे के बाद इंतज़ार किया जाता है कि एक और हादसा होगा और फिर बयानात होंगे? उस हादसे के बाद हम ये यकीन से क्यों नहीं कह सकते कि आज के बाद हम यकीन से कह सकते हैं कि अब हम इस तरह का कोई सर हादसे तब रुकेंगे जब इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज होंगी, उनकी बुनियाद पर एक्शन होंगे, लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, जो जिम्मेदार हैं उनको सज़ा मिलेगी। जब तक सज़ा और जज़ा का अमल ही नहीं जिस मुल्क में होगा, जिसमें किसी को सजा दी नहीं जाएगी, जब हम यही कहेंगे कि 74 लोग तो मर गए, अब उसको वो तो वापस नहीं आ सकते, तो ये इंसिडेंट नहीं रुक सकते। मुझे तो मैं गिन भी नहीं सकता साद रफीक साहब का कितनी दफा इस्तीफा मांगा गया था कि जी रेलवे में ये मसला है उनको इस्तीफा दें। अच्छा, एक और बड़ा इससे रिलेटेड एक और इशू है कि जो आज लोग जख्मी हुए हैं, तो ये भावलपुर में दूसरा बड़ा रहीमिया खां भावलपुर में दूसरा बड़ा इंसिडेंट हुआ है। तो ना रहीमिया खां में शेख जायद हॉस्पिटल, ना वहाँ पर बंद सेंटर है, ना भावलपुर के विक्टोरिया अस्पताल बड़ा है उस पर बंद सेंटर है। बंद सेंटर जो है मुल्तान में है। तो मैं गवर्नमेंट से भी ये कहता हूँ कि खुदा के लिए इन बड़े हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े डिविजनल हॉस्पिटल में कम अज कम बंद यूनिट जरूर होने चाहिए। कल क्या होगा? लेकिन तौसा में एक नया हॉस्पिटल बनेगा, वहाँ आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, वहाँ बंद यूनिट भी बन जाएगा। अच्छा जी, कल क्या होगा खरल साहब? कल एज पर 31 अक्टूबर को उठना था, आज़ादी मार्च ने चले जाना था, कल 1 नवंबर आ जाएगा, फिर भी वो उधर ही बैठा रहेगा। अच्छा चलिए जी, कल भी उसका कोई मंतकी अंजाम नहीं नजर। अच्छा, कल भी नहीं है उसका कोई अंजाम? कल सर बिलावल भुट्टो जो है वो आज़ादी मार्च में शिरकत करेंगे और उसमें तकरीर भी करेंगे
और भरपूर उसमें शमूलियत करेंगे और मौलाना जो है उनके साथ खड़े होकर शहबाज कल- शरीफ के शहबाज आटो दर्द का शहबाज क्या शरीफ भी होगा? जा रहे हैं, अच्छा? शहबाज शरीफ भी जा रहे हैं, बिलावल भी जाएंगे और मौलाना इनकी मौजूदगी में मजहबी कार्ड भी इस्तेमाल करेंगे। कहीं आटो दर्द ना जाग पड़े फिर उनकी कमर ये की। दोनों फिर मुंह छुपाते फिरेंगे, कहेंगे जी हमने तो आपसे कहा था आपने मजहबी कार्ड इस्तेमाल करना। मौलाना कहना है जो मेरे साथ किया था अब भुगतो, पहले नहीं ना आए तो अब मैं बदला लूँगा। कल जनाब जिस फैसले की बात हो रही है वर्किंग डे पर आ जाएगा, चलें अगर पीर को भी आता है फिर बहुत सी बहसें जन्म लेंगी मरीम साहिबा की। अगर ज़मानत का फ़ैसला आ जाता है तो उसके बाद हालात किस तरफ जाएंगे, जबकि हुकूमत कह रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब का नाम ECL में है ही नहीं। तो सियासत में बहुत से ऐसे मराहिल आने वाले हैं जिनमें आप बड़ा बहस मुबाहिसा देखेंगे, तो बहुत ही अहम है इस केस का फ़ैसला। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।